हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर न करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहकर अनिका पास में रखी हुई दूसरी चेयर पर बैठ जाती है ताकि सभी को ऐसा ही लगे जैसा कि अनिका कह रही थी। तभी सिद्धार्थ और नंदिनी एक साथ पूछ उठते हैं, मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है क्या? अनिका बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। अब सिद्धार्थ और नंदिनी खुशी से झूम उठते हैं। बाकी लोगों का हाल भी कुछ उन्हें दोनों के जैसा ही था। जहां घर में सभी हंसी खुशी के माहौल में मशगूल थे, वहीं श्रेया अपनी जगह से खड़े होकर आकाश के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। वह उसकी हालत को देख रही थी। पहले वह उसका हाथ छूती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे को छूती है। जब मयूर और राजलक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं देते, तब अनिका अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कहती है, हमारे घर की डॉक्टर कहाँ है? उसे कहो कि घर के सबसे बड़े मरीज का चेकअप कर लेगी। अब नंदिनी जवाब देती है, तुम्हारे आने की खबर सुनकर मयूर उसे लेने हॉस्पिटल गया है। काफी देर हो गई है, वह दोनों पहुंचने ही वाले होंगे। अब प्रीति आगे आकर कहती है, अनिका दीदी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने आकाश भैया का बेसिक चेकअप कर लिया है। अभी इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। हम आराम से सुबह अस्पताल ले जाकर सभी रूटीन चेकअप कर सकते हैं। अनिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी घर में एक नहीं 2 डॉक्टर है। तभी नंदिनी मुस्कुराकर कहती है, जब अपने भाई की इतनी चिंता है तो खुद चेकअप क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम खुद ही भूल गई कि तुमने अभी अभी बताया है कि तुम्हें सब याद है? नंदिनी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब अनिका मुस्कुराकर अपनी जगह से उठती है और आकाश के चेयर के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करती है। अभी अनिका की काउंटिंग चल ही रही थी कि तभी उन्हें आकाश के पास ही खड़ी श्रेया हल्की सी आह की आवाज आती है। सभी का ध्यान श्रेया की तरफ चला जाता है। उसका एक हाथ आकाश की कुर्सी के पीछे की तरफ रखा हुआ था और दूसरी अपने पेट पर। नंदिनी तेज कदमों से श्रेया के पास पहुंच जाती है। उसे अपने हाथों से सहारा देते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? श्रेया नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपना बैलेंस बनाते हुए कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नंदिनी जवाब देती है, लेकिन अभी तो वक्त बाकी है। श्रेया मुस्कुराने की कोशिश करती है पर मुस्कुरा नहीं पाती और कहती है, हाँ, बाकी था, लेकिन मुझे लगता है कि अब बाकी नहीं है। यह सुनते ही सिद्धार्थ कहता है, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर की ओर चला जाता है। अनिका नंदिनी से कहती है, तुम श्रेया को लेकर चलो। हम मयूर और राजलक्ष्मी के घर पहुँचते ही अस्पताल के लिए निकलेंगे। नंदिनी किसी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है, हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। इसके बाद नंदिनी, भूमिका और प्रीति मदद से श्रेया को गाड़ी तक लेकर जाते हैं। घर की मेन केयर टेकर एक बैग लेकर दौड़ती हुई उनके साथ जाकर बैठ जाती है। करण अच्छी तरह जानते थे कि अनिका इस तरह श्रेया को ऐसी हालत में देखकर रुकने वालों में से नहीं थी। इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा है जो उसके दिमाग में चल रहा है। वह अच्छी तरह जानते थे कि अनिका थकने वाले लोगों में से नहीं थी। उसके मुंह से कभी किसी ने यह शब्द नहीं सुने थे कि वह थक चुकी है, क्योंकि अनिका को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि अब उसे आराम की जरूरत है। श्रेया के जाने के बाद करण अनिका से कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अनिका कहती है, कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ। आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर वह रोहित और करण के साथ करण के बेडरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे पीछे से भूमिका की आवाज सुनाई देती है। वह अनिका से कहती है, हम लोग भी अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। अब अनिका उन सभी की ओर पलटती है और फिर कहती है, नहीं, अभी तुम भी यहीं रुको, कुछ देर के बाद साथ में चलते हैं, मैं बस अभी आ रही हूँ। इसके बाद वह आगे बढ़ जाती है। इधर प्रीति और भूमिका हैरानी से एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं कि यह अनिका किस तरह का व्यवहार कर रही है।
लेकिन वह दोनों यह भी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका कुछ भी बिना वजह नहीं करती। उसके इस व्यवहार का मतलब था कि जरूर कोई न कोई समस्या अभी भी बाकी है। करण गुलेरिया के बेडरूम में पहुंचने के बाद अनिका अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अनिका, रोहित और करण मौजूद थे। उसके बाद अनिका करण से पूछती है, सच सच बताइएगा पापा। अनिका की यह लाइन सुनते ही करण कुछ हैरान होते हैं और फिर कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। अनिका आगे कहती है, क्या आपकी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा भी कभी कोई लड़की रही है क्या? यह सुनकर करण का चेहरा लाल हो जाता है। उसके रक्त का दौरा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया जानती थी कि करण ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की को चाहा था। इसके बाद भी आज इस तरह का सवाल, वह भी उसकी बेटी के द्वारा उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। वह यह सुनकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, यह कैसी बात कर रही हो तुम अनिका? मैंने कभी किसी के बारे में सोचा तक भी नहीं। किसी के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अनिका कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोचकर याद करके जवाब दीजिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी वजह से आप किसी के साथ एक रात या कुछ घंटे रुके हो? आपकी जिंदगी का कोई दिन या रात ऐसी है जो आपकी याददाश्त से बाहर हो? अब करण पहले से भी ज्यादा गिड़गिड़ा कर कहते हैं, अनिका इस तरह के इल्जाम लगाने का कोई कारण भी तो होगा। अनिका अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और चेहरा छत की तरफ उठा लेती है। फिर अपने हाथों को नीचे करते हुए करण से कहती है, उस दमयंती देवी का कहना है कि लक्ष्मी मेरी बहन थी। अब आप बताइए यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर रोहित को भी एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके कान से धुएं निकल रहे हों। अब वह समझ जाता है कि क्यों अनिका सारे रास्ते इतनी परेशान थी। असली परेशानी की वजह यह नहीं थी कि उसके पिता के संबंध किसी अन्य स्त्री के साथ रहे। अनिका के लिए परेशानी की वजह यह थी कि उसके कारण उसके हाथों अपनी ही बहन की हत्या हो गई। करण को ऐसा लगता है मानो उसके कानों में किसी ने उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। करण कहते हैं, तुम किसी की भी बात पर बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है। अब अनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर करण कहते हैं, बेटा जागते हुए तो छोड़ ही दो, कभी सोते हुए भी मेरी जिंदगी में ऐसा कोई पल नहीं है जिसकी जानकारी मुझे न हो। यह सब नहीं हो सकता। फिर अपनी बात को और भी दृढ़ता के साथ रखते हुए दोबारा कहते हैं, जो तुम कह रही हो वह कभी नहीं हो सकता। अब रोहित अनिका से कहता है, तुम प्रीति से उन लड़कियों के किसी टेस्ट और रिपोर्ट के बारे में पूछ रही थी। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो उन्हें पता हो और तुम्हारे काम का हो सकता है कि किसी वजह से उन्होंने हमें जानबूझकर वह बात न बताई हो। अब अनिका एक पल के लिए कुछ सोचती है और फिर कहती है, हाँ हो सकता है। रोहित की बात सुनकर अनिका कुछ नरम पड़ जाती है और वह करण से कहती है, आई एम सॉरी पापा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन यह मुद्दा ही ऐसा है कि मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर वह तेज कदमों से कमरे से बाहर चली जाती है और सीधा नीचे डाइनिंग हॉल में पहुँच जाती है। रोहित और करण भी उसके पीछे पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। अब वह प्रीति और भूमिका को अपने साथ आने के लिए कहती है। करण डाइनिंग हॉल में ही रुक जाते हैं, जबकि प्रीति और भूमिका के अलावा रोहित और कौटिल भी पीछे पीछे जाते हैं। अब अनिका उन दोनों से पूछती है, सच सच बताओ, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? उस निपुण मीना और लक्ष्मी के ब्लड रिपोर्ट से तुम्हें क्या पता चला था? उन दोनों का टेस्ट करवाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? यह सुनकर प्रीति और भूमिका एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अब भूमिका अनिका से कहती है, जो कुछ भी बताने लायक था वह हमने बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छुपा हुआ हो, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अब कुछ याद करके प्रीति कहती है, अनिका दीदी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी जानकारी आपको देनी जरूरी हो और हमें न बताई हो। लेकिन हाँ,
मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि उस ब्लड रिपोर्ट से मेरा मतलब है कि डीएनए टेस्ट से राजलक्ष्मी दीदी को कुछ शक जरूर हुआ है। अब वह क्या है वह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि उन्होंने कुछ और सैंपल भी मांगे थे और मैंने भेज भी दिए थे। अनिका के अंदर चल क्या रहा है इसका पता प्रायः ऊपर से नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन आज उसे देखकर पता चल रहा था कि वह काफी बेचैन है। अब भूमिका अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए अनिका के पास आ जाती है और कहती है, एक बात ऐसी है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, और वह यह है कि निपुण मीना रोहित को चाहती थी। उसे किसी ने यह कहते हुए सुना था कि अगर अनिका बीच में नहीं होती तो रोहित उसका होता। बस इसलिए मुझे लगा कि कहीं तुम दोनों का कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन उसका रिश्ता तो लक्ष्मी के साथ भी नहीं था। फिर बाकी किसी के साथ भी तो बात ही खत्म हो गई। यह बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी तरह से धर्म या नैतिक संकट की स्थिति में आ जाओ। यह सुनकर उस उलझन के चलते अनिका लंबी गहरी सांस लेती है, अपना एक हाथ कमर पर और दूसरा अपने माथे पर रख लेती है। इसके बाद कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। फिर भूमिका की तरफ देखकर कहती है, लेकिन फिर भी मैं धर्म संकट की स्थिति में आ ही गई। अच्छा होता कि तुम मुझे यह पहले ही बता देती। अगर तुम्हें इस तरह का कोई शक था तो अच्छा होता कि तुम मुझसे एक बार डिस्कस कर लेती। अपनी बात कहकर अनिका खामोश हो जाती है। बाकी सभी चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़े अनिका को देख रहे थे। सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, अनिका इतनी परेशान क्यों है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तब भी उसके पास परेशानी की क्या वजह हो सकती है। इस स्थिति से सिर्फ रोहित वाकिफ था कि अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सवाल रोहित के पास भी था कि जो हम में से किसी ने नहीं सुना वह अनिका ने कैसे सुन लिया। अब अनिका राजलक्ष्मी के इंतजार में थी। थोड़ी ही देर के बाद अनिका अपने मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले लेती है और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए सभी की तरफ देखकर कहती है, आप सभी को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद जो साथ आना चाहे वह हॉस्पिटल आ सकते हैं। हम फिजूल की उलझन में आने वाली खुशी को अनदेखा नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया, जो पहले नहीं था वह अभी भी नहीं है। हमें आकाश चाहिए था वह मिल गया। अब यह बात खत्म हो गई है, अंत भला तो सब भला। इतना कहने के बाद अनिका एक प्यारी सी मुस्कान दे देती है, जिससे सभी के मन को तसल्ली हो जाती है और सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ रोहित और अनिका ही बचे थे। अनिका ने सभी को कह दिया था कि अंत भला तो सब भला, ताकि सभी रिलैक्स हो जाएं। लेकिन अनिका ने खुद अभी इस बात को छोड़ा नहीं था। जैसे ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं तभी मयूर और राजलक्ष्मी पहुंच जाते हैं। अनिका राजलक्ष्मी को देखते ही उसकी ओर आगे बढ़ जाती है। राजलक्ष्मी के नजदीक पहुंचते ही वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक ओर लेकर जाती है और फिर उससे पूछती है, क्या आया उस रिपोर्ट में। अब राजलक्ष्मी हल्के से मुस्कुराती है और फिर कहती है, क्या मैडम, मुझसे मेरे हालचाल तक नहीं पूछे सीधा रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती है। अनिका कहती है, आई एम सो सॉरी, यह सब मैं बाद में पूछूंगी, पर फिलहाल प्लीज मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब राजलक्ष्मी जवाब देती है, अच्छा हुआ कि पूरा हो गया है। ऐसा कहकर वह अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को अनिका के हाथ में थमा देती है। फिर कहती है, उन दोनों का डीएनए आपस में मिलता नहीं था, लेकिन उनमें से एक का डीएनए हमारे परिवार से मिलता है। अब अनिका कहती है, इसका मतलब यह सच है कि वह मेरी बहन है। राजलक्ष्मी जवाब देती है, हाँ, वह इस घर की बेटी हो सकती है, लेकिन वह आपकी सगी बहन नहीं है। यह सुनकर अनिका थोड़े अचंभे में आ जाती है। उसके बाद अगला कोई सवाल पूछने की जगह वह खुद रिपोर्ट पढ़ने लगती है। रिपोर्ट को पढ़ लेने के बाद वह कहती है, मतलब करण गुलेरिया उसके पिता नहीं है। अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस डीएनए का पैटर्न देखकर पहले मुझे शक हुआ था, फिर पहले
उसे मैंने तुम्हारी रिपोर्ट के साथ उसे मैच करने की कोशिश की। फिर याद आया कि आप कहाँ सामान्य हैं। इतने जीनियस की रिपोर्ट मेरे किसी काम की नहीं। फिर मैंने उसे करण अंकल के साथ मैच करने की कोशिश की। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका करण अंकल की बेटी होने का तो कोई चांस है ही नहीं। फिर एक पल रुककर कुछ सोचकर राजलक्ष्मी आगे कहती है, हमारा परिवार इतना बड़ा है कि वह किसी की भी बेटी हो सकती है। इसके तुरंत बाद राजलक्ष्मी फिर से कुछ सोचकर पहले चुप हो जाती है और फिर झट से अपनी आंखों में डर लेकर पूछती है, क्या अब मुझे उसका डीएनए बाकी सबके साथ भी मैच करना होगा? राजलक्ष्मी की आंखों में डर देखकर और उसका यह महत्वपूर्ण सवाल सुनते ही अनिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यह जानने के बाद कि लक्ष्मी करण की बेटी नहीं है, अनिका को अचानक से ही बड़ी तसल्ली महसूस होती है। उसकी सारी परेशानी कुछ ही पलों में छू हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए राजलक्ष्मी को जवाब देती है, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ेगा। अगर यह सब करना भी होगा तो इस जांच को मैं खुद देख लूंगी। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम पहले ही बिना मांगे एक बड़ी पहेली का जवाब लेकर आई हो। इतना कहने के बाद अनिका राजलक्ष्मी को गले लगा लेती है। राजलक्ष्मी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इधर मयूर और रोहित एक और खड़े आपस में बातें कर रहे थे। तभी मयूर कहता है, यह अचानक से अनिका को क्या हो गया है? यह दोनों हमसे दूर जाकर आपस में क्या बातें कर रही है? क्या कोई परेशानी की बात है? रोहित पहले मुस्कुराता है और फिर गंभीर होकर जवाब देता है, वह अनिका है। न जाने कभी उसकी जिंदगी के सवाल खत्म होंगे या नहीं भी होंगे। कुछ देर आराम करने के बाद वह सभी लोग अस्पताल के लिए निकल चुके थे। अब तक सुबह हो चुकी थी। आकाश के मामले में अनिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह जानती थी कि वह बिल्कुल ठीक है, बस उसे आराम और देखभाल की जरूरत है। लेकिन फिर भी उसे भी हाई सिक्योरिटी के साथ अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। आज गुलेरिया परिवार के लिए एक बड़ा दिन था। जहां उन्हें अपना असली बेटा मिल गया था, वहीं उसकी पत्नी और गुलेरिया परिवार की बहू श्रेया ने एक बेटे को जन्म दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे